हेलो दोस्तों। अब जब हम बात करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, तो हैना अरेंट का नाम बहुत ही ज़्यादा स्टैंड आउट करता है। ना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि WPT के थिंकर्स में से ये एक लौती फीमेल फिलोसोफर हैं जो कि हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड हैं, बट ऑल्सो द फैक्ट दैट अरेंट का थॉट बियॉन्ड द वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजीज ऑफ इजम्स जाता है टूवर्ड्स ट्राइंग टू लुक एट द ह्यूमन कंडीशन to procure maximum freedom। आज की डे एंड एज में जहाँ पे इतने सारे रीजन्स ग्रस्त हैं कॉन्फ्लिक्ट से, वायलेंस से, लोगों के दर्द से, हैना अरेंट का काम और इसे आज की डे एंड एज में पढ़ना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। Now one thing that we all remember that Hannah Arendt खुद भी प्री-एमिनेंट ज्यूइश स्कॉलर्स में से एक मानी जाती हैं एंड साथ ही में हॉलोकॉस्ट की भी एक सर्वाइवर थी। अब इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अरेंट का जो कहना है, उनका जो काम है एंड किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं इन एंगेजिंग विद द इजराइल एंड पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। In fact, before moving forward, not just in context of the Israel-Gaza conflict जो चल रही है, बल्कि इस पूरी दुनिया में जब जब वायलेंस सर उठाती है, जब जब टोटलिटेरियनिज्म नज़र आता है, तब तब हैना अरेंट के ये जो शब्द हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। हैना अरेंट ने कहा था कि never has a future been more unpredictable. Never have we depended so much on political forces that cannot be trusted to follow the rules of common sense and self-interest. Forces that look like sheer insanity if judged by the standards of other centuries. इस लाइन को, इन शब्दों को अरेंट ने यूज किया था टू लुक एट द वेरियस टोटलिटेरियन रेजिम्स, चाहे वो नाजिज्म था, चाहे वो बॉल्शेविज्म था, जो कि एग्जिस्ट कर रहे थे 20th सेंचुरी वर्ल्ड में। बट यही शब्द प्रोफेटिक साबित हो रहे हैं क्योंकि ये इतनी एप्टली अप्लाई हो सकते हैं इन द वर्ल्ड इवन टुडे। अगर हम एशिया पैसिफिक एरिया को देखते हैं, वहाँ पे टेंशन्स हैं। रशिया यूक्रेन को देखते हैं, वहाँ पे टेंशन्स हैं। इजराइल और पैलेस्टीन के इशू को देखते हैं, वहाँ पे टेंशन्स हैं, राइट? एंड अगेन ऑल ऑफ दीज टेंशन्स आर सोरिंग फर्दरमोर बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एक डिक्टेटोरियल, टोटलिटेरियन एंड वायलेंट एटीट्यूड्स जो कि वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, इवन गवर्नमेंट्स एंड सर्टेन पर्सन्स जो हैं एग्जिबिट करते हैं। Now, in writing this, one has to understand कि 20th century के philosophers में से, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हैना अरेंट का नाम बहुत ही prominent आता है। Very importantly, जिस दौरान हैना अरेंट as an academician, as a journalist काम कर रही थी, this was also the period जब इजराइल की identity and nationhood को लेके बहुत सारे debates चल रहे थे। In fact, अरेंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इजराइल एंड साथ ही में जो हम कहते हैं जायनिज्म, उसके ऊपर भी बहुत सारी डिबेट्स हैं। बिकॉज मच लाइक हर पॉलिटिकल थॉट, यहाँ पे भी हैना अरेंट ने काफ़ी ज़्यादा इधर उधर किया था, काफ़ी ज़्यादा उनके थॉट्स जो हैं इवॉल्व हुए थे एंड इसके कारण चेंज भी होते आए इन वेरियस पीरियड्स। इन फैक्ट, गिवन दिस इंटायर आइडिया, one of our most preeminent books जिनको हम अपने सिलेबस में भी पढ़ते हैं, which is Eichmann in Jerusalem, जिसके अंदर हैना अरेंट ने coin किया था the term of banality of evil, right? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था in trying to understand कि किस तरह से हैना अरेंट इजराइल के साथ एक easy relationship कभी नहीं बना पाई, right? In fact, during this entire trial, Hannah Arendt was very critical in the way ये जो trial carry out किया जा रहा था, जिस तरह से जो defendant थे आइकमन, उनको pose किया जा रहा था during the prosecution. Now, Arendt का क्या मानना था? Arendt का मानना था that rather than reducing Eichmann to be this evil, murderous, anti-Semitic monster, जिसका इंटेंशन ही था जूस को मारना, ज़रूरी है कि हम देखें कि इस कंटेम्प्रेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंटली एक टोटलिटेरियन सोसाइटी में एक नया टाइप का मर्डरर एमर्ज हो गया है, विच शी कॉल्स इज द डेस्क मास मर्डरर। ये जाके खुद लोगों को नहीं मार रहे,
एंड ये भी हो सकता है, अरेंट कहती है, कि शायद इनकी कोई इविल इंटेंशंस भी ना हो, बिकॉज अगर आप इस इंसान को देखते तो ये बहुत ही एक ऑर्डिनरी ब्यूरोक्रेट लगता है, राइट, जो कि क्या क्लेम करते कि हमारे कोई लीथल इंटेंशंस नहीं थे। एंड इसी काम के कारण ये क्या कहते कि देखिए हम तो सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे, आई डिडंट वांट टू किल एनीवन, बट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो मुझे ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे थे, एज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर मेरा काम क्या था, उन ऑर्डर्स को फॉलो करना। एंड बाय सेइंग दिस ये क्या दिखाता है, वन, द फैक्ट दैट ये इंसान जो है डिड नॉट रियली कंसिडर क्या रिजल्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इनके इस एक्शन के, एंड साथ ही में जो ये कॉन्सिक्वेंसेस थे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये अपने कंधों पे नहीं लेना चाहते बाय क्लेमिंग कि हम तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे ना। यही जो नोशन ऑफ बनालिटी ऑफ इविल है, ये अरेंट कहती है कि ये क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ टोटलिटेरियन सोसाइटी जो कि 20th सेंचुरी के अंदर एमर्ज होती हुई दिखी, जिसने ऑर्डिनरी ब्यूरोक्रेटिक एपरेटस को अपने इविल काम का एक हिस्सा बना लिया, राइट। एंड जहां पे अब हम इन न्यू डेस्क मर्डरर्स को जब देखते हैं, ये कोई मॉन्स्टर्स या हेंचमैन या बोगीमैन नहीं, बल्कि आम लोग हैं, आम ऑफिस गोइंग एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, लाइक इवन मी एंड यू, जो कि अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में वेरी इंपॉर्टेंटली एब्सोल्युटली थॉटलेस हैं। कभी सोचने की कोशिश ही नहीं करते कि मैं ये जो ऑर्डर्स फुलफिल कर रहा हूं उनका क्या रिजल्ट हो सकता है। एंड ये क्यों पॉसिबल होता है, बिकॉज अरेंट सेज कि इनमें कंप्लीट इनएबिलिटी है टू लुक एट व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ हमने जो किया या हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं हम उसे फॉलो कर रहे हैं, पर दूसरे इंसान पे क्या बीत रही है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको ये कभी भी सोचने की कोशिश नहीं कर रहे। अब मैं इसको क्यों रिपीट कर रही हूं, बिकॉज ये इतनी ज्यादा एप्टली फिट हो सकता है इन द वर्ल्ड दैट वी आर विटनेसिंग टुडे, इन द वर्ल्ड जो कि हम इंक्रीजिंगली कहते हैं इज बीइंग लेड बाय प्रोपेगेंडा, is being led by big media houses जो कि अपने versions of truth को impose करना चाहते हैं सबके ऊपर। एंड इसीलिए ये आइकमन इन जेरूसलम आज इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसी के साथ साथ गिवन दिस इंटायर कॉन्फ्लिक्ट जरूरी हो जाते हैं अरेंट के जो व्यूज थे ऑन वायलेंस वर्सेस पावर। Now, very importantly, Hannah Arendt was one of the few initial scholars जिन्होंने डिफरेंस बनाने की कोशिश की between power and violence. Now, Arendt बहुत ज़्यादा critical थी of the initial scholars, जहाँ पे इनका कहना था कि इन scholars ने बहुत wrongly interpret किया है power को, जहाँ पे power has been looked at as dominance or force या फिर violence से किसी को control कर पाना, उसको power मान लिया गया है। ये कहती नहीं, वायलेंस और पावर कभी भी सेम नहीं हो सकती। इनफैक्ट वायलेंस और पावर जो है कंप्लीटली ऑपोजिट है टू वन अनदर। वायलेंस क्या करती है, वायलेंस लोगों को अटैक करती है, वायलेंस लोगों को हर्ट पहुंचाती है। वायलेंस इनफैक्ट जो एक प्रोडक्टिव पावर होती है, जो कि एक कोलैबोरेटिव पावर होती है, जो कि कलेक्टिव एक्शन कम्युनिटी से जेनरेट होती है, ये उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। तो पावर कभी भी वायलेंस या कोवर्जन के साथ एसोसिएट नहीं होती। पावर किसके साथ एसोसिएट होती है, शेयर्ड कलेक्टिव एक्शन के साथ। जब मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी इकट्ठे आके एक पॉलिटिकल एक्शन में इंगेज करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, उसको हम जेन्युइनली पावर कहते हैं। एंड दैट इज वाई पावर हैना अरेंट के लिए स्टोर करके नहीं रखी जा सकती टू बी यूज्ड इन परपेचुइटी, जिस तरह से वायलेंस करके रखी जा सकती है ना, कि ढेर सारा मिलिट्री का वेपन्स का बिल्डअप कर लो, जब जरूरत पड़ी इनको यूज कर लेंगे। ये पावर नहीं है। पावर सिर्फ मैनिफेस्ट होती है जब लोग इकट्ठे आके एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके अपनी वॉइस को यूनाइट करके आगे बढ़ के एक्शन लेते हैं। दैट is where power truly resides. And that is why when it came to the question of Israel and Palestine also, Arendt के views जो हैं काफी complex थे। And ये complexity एक बुरी चीज नहीं है।
बिकॉज हमें ये जानना भी ज़रूरी है दैट टू एवरी प्रॉब्लम, ऑलमोस्ट ऑल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो कि हम विटनेस कर रहे हैं वर्ल्ड में, कोई एक ईजी सोल्यूशन नहीं है ऑफ यस और नो, है ना। थिंग्स इतनी ब्लैक और वाइट में नहीं है, बल्कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारी इंट्रिकेसीज है इसके अंदर। एंड दैट इज वाई हैना अरेंट इतनी स्टैंड आउट करती हैं। एंड दैट इज वाई हम देखेंगे कि इन्होंने जिन चीजों को सपोर्ट किया वो भी कई बार बहुत ज्यादा आयरॉनिकल साबित कर सकती हैं। Now, in the face of Nazism, Hannah Arendt ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था establishment of an independent Jewish army का। क्यों? क्योंकि इनका मानना था that one of the things that had ended up harming the Jewish interests, या फिर इनकी जो सेफ्टी थी, इनकी जो सिक्योरिटी थी, इन द लॉन्गर रन उसको इतना ज्यादा थ्रेट कर दिया गया था ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ अ टोटलिटेरियन regime like Nazism, राइट, कि जरूरी था फॉर द Jewish people to come together to protect themselves and formulate some kind of Jewish army। पर इसका ये मतलब नहीं था कि हैना अरेंट जो है ट्रांसलेट करना चाहती थी इसको इनटू अ कंप्लीटली सॉवरन ओनली Jewish state of Israel in that particular territory। In fact, in the longer run, Arendt ended up criticizing the conservative Zionist movement जो कि एक सिंगल Jewish Commonwealth की बात कर रही थी। इनफैक्ट अरेंट का क्या मानना था कि देखिए इस धरती के ऊपर, उस एरिया के अंदर देयर हैव बीन द अरब्स ऑल्सो जो कि एग्जिस्ट करते आए हैं एंड जूज ऑल्सो जो कि एग्जिस्ट करते आए हैं। तो जरूरी है कि हम अप्रिशिएट करें इन दोनों ही नेशनैलिटीज एंड कल्चरल कम्युनिटीज को एंड सपोर्ट करें एक बाय नेशनल सोल्यूशन को इन पैलेस्टीन। जहां पे इनका मानना था कि अगर आप दो अलग स्टेट्स भी नहीं बना सकते तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक सिंगल पॉलिटिकल यूनिटी एंटिटी बनाइए, बट जो कि बहुत ज्यादा फेडरलाइज्ड हो, राइट, फेडरलाइज्ड हो, जिसके थ्रू इंकरेजमेंट मिल सके टू द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल आइडेंटिटीज जो कि यहाँ पे परसिस्ट करती आई हैं, वन Jewish, the other the Arabs, right? And इसके थ्रू ये कोएग्जिस्ट कर पाएंगे इन दिस रीजन, इन दिस लैंड, जो कि दोनों ही कम्युनिटीज के लिए कल्चरली एंड इवन पॉलिटिकली टुडे इतना ज्यादा जरूरी बन गया है दैट पीपल आर रेडी टू डाई फॉर द सेम। ठीक है, यहीं पे वेरी इंपॉर्टेंटली हैना अरेंट वाज आल्सो वन ऑफ दोस फ्यू जूइश स्कॉलर्स जिन्होंने रीडिफाइन करने की कोशिश की द इंटायर आइडिया ऑफ जूइश पॉलिटिक्स एज वेल। राइट, उन्होंने कहा कि देखिए जरूरी है दैट जूज अपने लैंड में जाए। कितने जरूरी है, कितने हम तभी बात करते हैं ना कि किसी देश में माइनॉरिटी एग्जिस्ट करती है। राइट, कोई लोग किसी और देश में माइनॉरिटी तभी हो पाएंगे अगर किसी और देश में वो मेजॉरिटी है। राइट, इस तरह की बात जो है उन्होंने की। तो कहते हैं आई कंप्लीटली सपोर्ट द फैक्ट दैट द जूज वांट टू रिटर्न टू देयर होमलैंड, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो दूसरे लोगों को वहां से बाहर निकाल दें या फिर सिर्फ एक सिंगल जूइश स्टेट ही जो है उसी को सिर्फ इस्टेब्लिश करें। अरेंट का मानना था कि ये जो जूज ने पावरलेसनेस एक विटनेस की है, स्पेशली जिसका एक चरम सीमा जो है पहुंच गया था ड्यूरिंग हॉलोकॉस्ट अंडर द नाजी रेजीम, उसको बाईपास करने के लिए एक्टिव जूइश पॉलिटिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड ये जूइश पॉलिटिक्स क्या थी? ये एक राइट विंग कंजर्वेटिव आइडिया ऑफ ज़ायनिज्म के साथ नहीं एसोसिएटेड थी, बल्कि इट वाज एसोसिएटेड विद फाइटिंग बैक एंटी सेमिटिज्म नो मैटर इन व्हाट फॉर्म इट मे कम, इन एस्पाउसिंग टॉलरेंस, in ensuring assimilation, right, staying together, living together with cooperation, as well as even national self-determination, but not at the cost of making or chasing down other people out of their own homelands, right? So the kind of Zionism जिसको Arendt support करती थी, that was much more pluralist in nature, right? Much more pluralist in nature, pluralism पे बेस था, इक्वालिटी पे बेस था एंड एक फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर बेस्ड था। इसी के साथ साथ अरेंट ने आगे रखा उनका आइडिया ऑफ सिक्योरिटी ऑल्सो, जिससे निकल के आते हैं दो मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिक्योरिटी जो कि आज के डे एंड एज के लिए जरूरी हो जाते हैं। नाउ वन टाइप ऑफ सिक्योरिटी इन्होंने कहा इज द वायलेंस मॉडल ऑफ सिक्योरिटी, which a lot of scholars today, when critically looking at Israel today, associate करते हैं with the sovereign Israel.
जहां पे इनका क्या मानना है ना, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री जो कि इजराइल स्टेट बनने के बाद विटनेस की है, इन द नंबर ऑफ वॉर्स दैट इजराइल हैज एंडेड अप इंगेजिंग इन as far as the neighboring Arab states are concerned. So because of this reason, इजराइल के अंदर एक जो मेंटालिटी डेवलप हो गई है, पर्टिकुलरली इनकी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट में, that to ensure more security means having more weapons. ये स्मार्ट वेपन्स हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस वेपन्स हो सकते हैं, राइट. सो थिंग्स लाइक आयरन डोम हो गई, ये और भी बेहतरीन मिसाइल्स जो हैं वो हो गई. Similarly, in trying to ensure their security, what they want to impose is a command-obedience relationship, right? कि जो हम कर रहे हैं या कहना चाहते हैं, जूश लोगों के साथ साथ और भी जो टेरिटरीज हमारे अंडर आ रही हैं, उन्हें चुपचाप इसे फॉलो करना चाहिए एंड किसी भी तरह की रेजिस्टेंस जो है वो टॉलरेट नहीं की जाएगी. बिकॉज ऑफ विच रीजन व्हाट हैपेंस इज कि एक विशियस साइकिल ऑफ वायलेंस परपेचुएट होता जा रहा है. अब चाहे वो गाजा हो या फिर अगर हम वेस्ट बैंक में भी देख लें, जिस तरह से पैलेस्टीनियन लोगों को सेटलर्स द्वारा अपने ही घरों से हटाया जा रहा है. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, बिकॉज वॉर एक इतना इंट्रिंसिक हिस्सा रहा है ऑफ मेंटेनिंग देयर पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, वॉर को अब एक एंड गोल की तरह देख लिया गया है कि वॉर ही एक तरीका है जिसके थ्रू सिक्योरिटी इंश्योर की जा सकती है, ना ही बातचीत, नेगोशिएशंस, एक कोऑपरेटिव डिस्कोर्स के थ्रू, राइट. तो इस तरह के मॉडल को हम क्या बोलते हैं? एक वायलेंस ओरिएंटेड मॉडल. On the other hand, another thing which has come up today is what is called the power oriented model. Right? अब आपको याद होगा कि हैना अरेंट की पावर जो है वायलेंस से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, एंड दैट इज व्हाई ये पावर ओरिएंटेड मॉडल ऑफ सिक्योरिटी किस चीज को सपोर्ट करता है? कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स को. कहते हैं इन द लॉन्गर रन, अगर आप जेन्युइनली सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहते हैं, ये वॉर के थ्रू, वेपन्स के थ्रू नहीं की जा सकती, बल्कि कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स को नर्चर करके अमंगस्ट पीपल, जिसके थ्रू सस्टेनेबल पीस जनरेट हो, सिर्फ तब हम सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएंगे. एंड इसे इंश्योर करने के लिए अरेंट का मानना था कि हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है ग्रास रूट एफर्ट्स में ऑफ डायलॉग, एंड साथ ही साथ में मैक्रो लेवल, वर्ल्ड लेवल पे हम ऐसे पीस ओरिएंटेड लॉज, ट्रीटीज बनाएं, नेशनल एजुकेशन प्लान्स रन करें जो कि अगेन ऐसी टेंडेंसीज को सपोर्ट करें रादर देन जिंगोइज्म को, रादर देन एक्सेसिव नेशनलिज्म को, एंड साथ ही में इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स जो कि पीसफुल नॉन वॉलेटाइल सिक्योरिटी को अरेंज करे, इंकरेज करे अक्रॉस द वर्ल्ड. एंड दैट इज व्हाई फॉर हैना अरेंट व्हेन इट came to genuine security, ये पावर ओरिएंटेड मॉडल एस्पाउस करता है वैल्यूज ऑफ प्लूरलिज्म, कोऑपरेशन एज वेल एज इक्वालिटी को. ठीक है, तो इसे जो है उन्होंने अंडरलाइन करने की कोशिश की. नाउ अगेन, जहां ये इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट पे अप्लाई करता है, ये उतना ही अप्लाई किया जा सकता है रशिया एंड यूक्रेन में जो हो रहा है वहां पे. यहाँ पे साउथ एशिया में जिस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स हम विद इन कंट्रीज भी विटनेस करते हैं, वायलेंस विद इन कंट्रीज जब हम विटनेस करते हैं, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग बिटवीन कंट्रीज, बट देश के अंदर भी जब हम टेंशंस विटनेस करते हैं, वी हैव टू रियलाइज दैट हमें इस पावर ओरिएंटेड मॉडल के रास्ते पे जो है जाने की जरूरत है. नाउ ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म के अंदर हैना अरेंट ने अपने आइडियाज को और ज्यादा डेवलप किया था, जहां पे इनका कहना था that जब हम टोटलिटेरियनिज्म के आने की बात करते हैं, one of the important things that totalitarianism ends up doing is completely destroying rights. अब इसी की बात करते हुए हैना अरेंट ने क्वेश्चन मार्क उठाया था अबाउट द ओरिजिन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, है ना. ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है उन्होंने क्वेश्चन मार्क उठाया. इन हु enjoys ह्यूमन राइट्स, राइट. कौन एंजॉय करता है इन ह्यूमन राइट्स को, एंड वेयर. ना वेयर वाला पार्ट जो है स्लाइटली इजियर टू अंडरस्टैंड है ना, कि जो लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, ऐसे स्टेट्स यूजुअली ह्यूमन राइट्स ग्रांट करते हैं अपने सिटीजन्स को, अपने लोगों को, राइट. द अदर क्वेश्चन विच इज मोर डिफिकल्ट इज बट हु, राइट. यहाँ पे अब हमने क्या बोल दिया, सिटीजन्स को, बट
बट व्हाट ऑफ द स्टेटलेस पीपल, जो शायद इन्हीं कंट्रीज की टेरिटरी के अंदर भी एग्जिस्ट करें। ठीक है, तो अरेंट ने किसको हाईलाइट किया? ये कहते हैं कि सिर्फ एक स्टेट में रहना ही जरूरी नहीं है, बट ऑल्सो द फैक्ट दैट पीपल हैव टू क्वालिफाई एज वन ऑफ दैट स्टेट्स सिटीजन्स। अगर स्टेट ही आपको अपना नहीं मानता तो आपके ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती रहे, उनको कोई परवाह नहीं है। तभी अब लिबरल डेमोक्रेसी की एक हॉलमार्क माना जाता है USA. There are various questions raised on it, but the kind of things that had happened to Muslims living in USA in the post 9/11 phenomena, या फिर ग्वांतानामो बे में जिस तरह से काम होते थे, वो तो ह्यूमन राइट्स को कंप्लीटली एक तरह से उनको अनहाईलाइट करने की कोशिश करते थे। बट अगेन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या रेज हो गया? दैट दोज पीपल मे बी आर नॉट इवन क्वालिफाइंग और बीइंग लुक्ड एट एज बीइंग दैट स्टेट्स सिटीजन्स। तो वेरियस स्टेट्स में who might espouse liberal democracy also, not just totalitarian states, not just autocratic जो हमारे states हैं, but even within liberal democratic states, we might look at certain communities, certain sections of people who do not get to enjoy these human rights. Why? Because of the status or because of this kind of second rung citizen status जो कि वो इन countries के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो ये इशू जो है किसने रेज किया? अरेंट ने रेज किया, राइट? एंड दैट इज व्हाई इवन दो पैलेस्टीनियंस गाजा के अंदर हो या वेस्ट बैंक के अंदर हो, आते वो इजराइल के टेरिटोरियल रीजन में ही है, बट द फैक्ट दैट दे आरंट कंसिडर्ड एज बीइंग सिटीजन्स और एटलीस्ट इक्वल सिटीजन्स लीड्स टू एब्रोगेशन ऑफ देयर ह्यूमन राइट्स, एंड जिसके कारण ये भी क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है दैट व्हाइल absolutely one needs to condemn जो वायलेंस परपेचुएट की जा रही है हमास द्वारा अगेंस्ट वेरियस इजरायली सिटीजन्स, बट इसका ये मतलब नहीं कि पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट गाजा में जिस तरह की इनह्यूमन वायलेंस चल रही है उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, राइट? तो यही नोशन, यही क्वेश्चन जो है हैना अरेंट ने अपने काम को 20th सेंचुरी के अंदर यही क्वेश्चन रेज किया था, राइट? इनफैक्ट ये कहती है ये जो डीह्यूमनाइजेशन ऑफ सर्टेन पीपल है ये पॉसिबल क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पैसिविटी जो कि लोगों के अंदर टोटलिटेरियनिज्म परपेचुएट कर देता है, जहां पे ये कहती है पीपल आर ऑफन विलिंग, दे आर वेरी हैप्पी समटाइम्स टू बिलीव व्हाट शी कॉल्स इज एवरीथिंग एंड नथिंग, right? People are so ready to give in to propaganda, they are so ready to give in to lies, they are so ready to give in the myths that often ऐसे dictatorial लोग जो है generate कर देते हैं। and ये क्यों possible हो पाता है? because of twin problems of terror and loneliness। एक चीज तो fear जो कि perpetuate किया जा रहा है by this omnipresent government, बट यही आप देखिए आज के डे एंड एज में भी द काइंड ऑफ लोनलीनेस, द काइंड ऑफ आइसोलेशन जो कि लोग एक विटनेस कर रहे हैं, जहां पे जैसे जैसे सिविक इंस्टीट्यूशंस क्रम्बल हो रही हैं, पीपल आर्ट मीटिंग विद वन अनदर मोर, पीपल आर्ट इंगेजिंग विद वन अनदर मोर, लोग जो एक दूसरे के साथ डायलॉग आपस में बैठ के करने की जगह क्या बन गए हैं? एक्स पे, ट्विटर पे वॉरियर्स बन गए हैं ना, कीबोर्ड वॉरियर्स बन गए हैं। एक अनोनिमस हैंडल के पीछे छुप के एक दूसरे को गालियां निकालना बहुत ज्यादा आसान होता है, बट ऑल्सो ये क्या करता है? पोलराइज कर देता है लोगों को, राइट? एक तरह से नेगोशिएशन के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए जो स्पेस होती है उसे और ज्यादा रिड्यूस कर देता है। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू reignite these civic institutions, to create a space for vita activa, for political actions, for people coming together to engage with one another, because इसी के थ्रू जो है ऐसी totalitarian tendencies, ऐसी violent tendencies, ऐसी right wing tendencies जो है उन्हें curb किया जा सकता है, and in the longer run एक sustainable peace and security ensure की जा सकती है, राइट? सो इसी कॉन्टेक्स्ट में हैना अरेंट को समझना, इनको एसोसिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट? अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ प्रॉब्लम्स, किस तरह से हम स्कॉलर्स को कोट कर सकते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली टू गो बियॉन्ड योर पर्सनल बायसेस, ठीक है? टू बी एबल टू लुक एट सिचुएशंस जो कि अनफोल्ड कर रही हैं इन अ मोर होलिस्टिक मैनर।
ठीक है, तो इसी तरह के टॉपिक्स एंड चीज़ें जो है हम आपको कवर करवाते रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप अपने PSI और ऑप्शनल की एक बार फाउंडेशनल तैयारी कर चुके हैं बट आर लुकिंग टू रिवाइज एंड ऑल्सो प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, तो अब हम लेके आए हैं हमारा क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम विद आंसर इवैल्यूएशन, जहां पे ना ही हम आपको क्विकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करवाएंगे इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, बट ऑल्सो प्रोवाइड करेंगे 4 हाफ लेंथ टेस्ट, 2 करंट इश्यूज टेस्ट एंड 6 full length tests along with video solutions, model answers, detailed feedback and evaluation, and साथ ही में strategic mentorship by UPSC selected officers and academic doubt resolution via private Telegram group. वेरी इंपॉर्टेंटली, कुछ टाइम के लिए हमारे कुछ कोड्स चल रहे हैं जिसके थ्रू आपको डिस्काउंट मिल सकता है, जो कि आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिर्फ रोज के रोज आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी 72 डेज की डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप अभी भी पॉलिटिकल साइंस के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे फाउंडेशन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं स्टार्टिंग एट ओनली ₹12,000। इंपॉर्टेंटली, यहाँ ना ही सिर्फ पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा बट आपको मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोस भी प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि जो डायनामिक एलिमेंट्स है ऑफ दिस ऑप्शनल उसको भी आप आसानी से कवर कर पाए। इसके अलावा अगर आप PSI और करंट अफेयर्स से घबरा रहे हैं तो हमारा एक सिर्फ करंट अफेयर्स का भी प्रोग्राम है जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं। इनमें से किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर पे या ईमेल ID पे हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।